ये बताइए, जी। मेरी फीड आप तक पहुंच रही है? तो फीडबैक बिल्कुल आ रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ बाकायदा। मैंने जो अपने आरएसएस ग्रुप में जोड़ा हुआ है आपको, तो उसमें जो आपके फीडबैक आ रहे हैं, मैं बाकायदा पढ़ रहा हूँ उसको। आपको नहीं लगता है कि यदि अच्छा भारत इतनी आसानी से पैदा हो सकता है और भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं है, जी। और उल्टा भारत सरकार को क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के तहत 20 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा, जी। जिससे भारत सरकार को अपने देशवासियों से किसी तरीके का टैक्स नहीं लेना होगा। जी। और एक कल्प वृक्ष अकाउंट का जो है ना हमने कॉन्सेप्ट दिया है, जी। जिसके तहत 5 मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए जब भी धन की आवश्यकता होगी और जी। आपके अर्निंग अकाउंट में धन नहीं होगा, तो सेविंग जी। अकाउंट का नाम बदल के अर्निंग अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि जो जी। आप कमाएंगे वो इसमें आएगा। जी। इट इज नॉट सेविंग, एवरीथिंग जी। व्हाट एवर यू विल अर्न इट विल कम इन दिस अकाउंट। तो यस। यस। यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप उसको बिना मांगे, लेकिन केवल 5 मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए अपने आप वहां से पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जी। और वो जो है जैसे ही आप कमाएंगे तो अपने आप वापस चला जाएगा। जी। और यदि आप कमा नहीं पाते हैं तो सिस्टम अपने एक्सपर्ट के साथ आपके पास पहुंचेगा और जी। समझेगा कि आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है। प्रॉब्लम और कहाँ आ रही है? नहीं समस्या क्या है? नहीं, समस्या नहीं, आप कैरियर के किस उस पे, वो आपको फिर वहां से समस्या खुद सॉल्व नहीं करेगा, वो जी। आपको एक हायर ट्रेजेक्टरी पे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये जी। समझेगा कि देखिए, कई बार लोग आप जैसे आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, बहुत होशियार होते हैं, लक साथ नहीं देता है, नहीं आ पाते हैं, जी। राइट? तो हो सकता है ऐसा आपने जाने क्या प्रयास किए हों, उस समय आपकी किस्मत ने, धन ने, पारिवारिक समस्याओं ने आपका साथ नहीं दिया और आप जहां लटक गए, उससे बहुत जी। सुपीरियर पोजीशन को आप डिजर्व करते थे, जी। 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 राइट? तो जी। ये जो एक्सपर्ट बॉडी पहुंचेगी आपके घर पे और आपसे समझेगी कि जी। आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, क्या बनना चाहते हो, और हम्म। उसे बनाने के लिए आपको क्या अतिरिक्त शिक्षा चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या टूल्स चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या उपकरण हम्म। चाहिए, वो सब जी। उपलब्ध कराया जाएगा और एक भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी। जी। वो आपके आपके अकाउंट में तो पैसा है नहीं, तो जी, बिल्कुल नहीं, सही बात है। कल वृक्ष अकाउंट से आएगा और आपका हम्म। वो चीजें मिल जाएगी आपको। जी। और फिर आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा जाएगा। तो यहाँ राष्ट्रीय संपदा कोई पीएसयू या सरकारी संपत्ति नहीं है, जी। हमारी आप जो भी देश के लिए अपन पैदा करेंगे वो सब राष्ट्रीय जी। संपदा है। तो यदि हमने जी। कोई विश्वविद्यालय खोला तो वो राष्ट्रीय संपदा है, कोई गौशाला जी। खोली जी। तो वो राष्ट्रीय संपदा है, जी। गायों के जी। ब्रीडिंग सेंटर्स खोले, क्योंकि इतने इतने बड़े ब्रीडिंग सेंटर्स खोलेंगे, क्योंकि हम्म। हमें गायों की संख्या 10 गुनी करना है। आज जी। आपके आरएसएस के गौ सेवक क्या सोचते हैं कि हम गाय को थोड़ा सा खिला दें, थोड़ा सा इलाज करा दें। हम्म। नहीं, ये बहुत संकुचित सोच है, बहुत ही हम्म। संकुचित सोच है। आपकी हम्म। सोच क्या होना चाहिए कि क्या हम, देखिए आज आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हो और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहा है, की डिमांड है, हाँ। राइट? इसका मतलब है प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध आज की हम्म। ये दुष्ट व्यवस्था हम्म। हानिकारक यूरिया जैसे केमिकल से पैदा कर रहे हैं। और आजकल चाइना से एक स्पेशल केमिकल आ रहा है जिससे खट से मिलाओ दूध बन जाता है, जी। जी। जो जी। अभी जी। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पकड़ा गया, कोई अग्रवाल पकड़े गए हैं। जी। जी। शायद आपने सुना होगा या ना सुना हो, नहीं हाँ, मालूम। हाँ, मैं तो पढ़ता रहता हूँ न्यूज़, और तो बहुत तो एक्टिव तो हूँ इन सब तो चीज़ों में। इन सब चीजों से कैंसर हो रहा है। हाँ। अब आप ये बताओ, हम हमारे हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर हाँ। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जी। जो आज भी मैं एक्सपायर हुए हैं। आज मैं सोचता हूँ हम्म। तो मुझे लगता है कि वो किसी इंटरनेशनल साजिश के शिकार हुए। शिकार हुए होंगे। जी। देखिए, उन्होंने ना चाहे के आपकी ऑर्गेनिक खेती को खत्म कर दिया, हम्म। हम्म। और आज जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हमारी फूड चेन विषाक्त हो रही, जिससे कैंसर हो रहा है, तो जी। किसान दाता केवल अन्नदाता नहीं है, वो जी। कैंसर दाता भी बन गए। हाँ, 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 डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो अब तो सवाल, शिकार तो वही हो रहे हैं बेचारे। सभी हो रहे हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ। किसान भी हो रहे हैं, और कुछ हम्म। कुछ दुष्ट किसान तो मुझे ये कहते भी मिलते हैं कि साहब मैं अपने लिए 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। तो हम्म। ये तो और बड़ी दुष्टता है।
हाँ, कि तू मतलब तेरे को तो बचा रहा है, दूसरे को मौत के उसमें ढकेल रहा है। ढकेला, तो ये तो फिर दुष्टता हो गई ना। दुष्टता होगी, सही बात है। फिर आपको अन्नदाता कहा जाए या कैंसर दाता कहा जाए या दुष्टदाता कहा जाए, क्या कहा जाए, वो चुन लें कि उन्हें क्या कहना चाहिए। जी 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 लेकिन जी निचोड़ ये है कि हमें बड़ी चीजें सोचना पड़ेगी। हमें जी जो है गायों की रक्षा की बात नहीं करना पड़ेगी, गायों के संवर्धन की बात करना पड़ेगी। जी जी इसके लिए हमें ढेर सारे गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स लाना होंगे, जिसमें जो जी है हमें 3 से 5 साल में गौ वंश को हमें 10 गुना करना होगा। जी क्योंकि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को खत्म करने के पहले जितनी खेतों में हमें जरूरत है उतने हमें गोबर पैदा करना है। तो हमें गोबर हाँ। कितना पैदा करना है उसके हिसाब से गौवंश की संख्या निर्धारित होगी। दूध हम्म, दूध के हिसाब से नहीं करेंगे। जी जी। तो आज हम 10 गुना कह रहे हैं, आगे चल के भी लगता नहीं 20 गुना चाहिए तो 20 गुना कर 20 देंगे। गुना अपने पास हो, सही बात है। अच्छा, इसमें जो है 3 चीजों की कमी नहीं आएगी। देखिए, हम्म, एक जरूरत होती है धन की, जी। दूसरी जरूरत होती है ह्यूमन पावर रिसोर्स की, हम्म, और तीसरी जो जरूरत होती है वो होती है भूमि की। तो हम्म। क्राइम फ्री भारत के मॉडल में ये 3 चीजें जो है हम मुहैया करा रहे हैं बिना भारत सरकार के खजाने पे 1 पैसे लोड का बोझ लाए, बोझ डाले, हाँ। और हर किसी को माला माल करते हुए। हम्म, 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 तो देखिए, आज की दुष्ट व्यवस्था क्या करती है, अंग्रेजों के जमाने के एक्विजिशन एक्ट बना हुआ है, हम्म, हम किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर लेते हैं, फिर हम्म, किसको दे देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कैपिटलिस्ट को। वो जो है ना, उसका उससे करोड़ों रुपए बनाते हैं। हम्म। किसान को क्या मिलता है, जिसकी भूमि होती है, भूमि मालिक को क्या मिलता है, थोड़ा बहुत कुछ पिटेंस। नहीं, 0 बटा सन्नाटा। नहीं, वो क्या, और क्या, वो दारू की लत लग जाती है, कोई गाड़ी खरीद लेता है, कोई कुछ खरीद लेता है, कुछ समय बाद चौपट हो जाता है। हाँ, वो 99% लोगों सौ के गुना साथ यही पैसा हो तो रहा मिला तो यही हुआ जी, बरोबर है। है। जैसे हरियाणा वगैरह में जमीन बहुत महंगी गई, लेकिन एक हम्म। आध 2-4% को छोड़ के बाकी सब तो बर्बाद ही हो गए। अरे सर, ये अपन हरियाणा और पंजाब काहे को जाए, अपने ये जो है ना मिसरोद, हम्म वो 2-4 है पाटीदार जो बन गए, हम्म बाकी सब तो बर्बाद हो गए। मैं वही कह रहा हूँ। और उनके हम्म। बच्चे बर्बाद हो गए, दारू की लत लग गई है। सब दारू की लत लग गई। हाँ, गाड़ियों में घूम कोलार, रहे हैं। आपके कोलार रोड पर वो जितने भी थे मोहन वोहन, सब हम्म। दारू के, वो आज जो करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर और चाय की दुकान चला रहे बेचकर। अब ये बताइए, क्राइम फ्री भारत जमीन हम्म, के लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है। वो कह रही है कि सबसे पहले तो मैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम को ही खत्म कर देंगे। हम्म, अब जो है हम दूसरा नियम लाएंगे, वो रहेगा भूमि ऑनरशिप क्लब। हम्म, मतलब राष्ट्रीय संपदा के लिए जो भूमि की जरूरत होगी, वो लोग बाग लाइन लगा के कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम्म, राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसका हम्म, प्रोपोर्शनेट बेनिफिट जो है वो भूमि मालिकों को जाएगा, और वो भूमि मालिक बने रहेंगे। हम्म, आज भूमि को लेके जो झगड़ा होता है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम्म, जो ये 2 भाई हैं तो 2 हिस्सों में जो है ना, वो जो भी अर्न करेगा वो अपने आप पहुंच जाएगा। जी 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 राइट। तो भूमि की प्रॉब्लम खत्म कर दी। वहां पर जी। जो हमने आपको बताया कि कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा आया या आपने बटन दबा दिया, तो जो हम्म, है सिस्टम अपने एक्सपर्ट के पास पहुंच के आपको बेस्ट ऑफ एजुकेशन देगा। तो केवल मैन पावर क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम्म, हम, वेल मोटिवेटेड, वेल ट्रेन्ड हम्म, एंड हाईली जो है प्रोफिशिएंट मैन पावर को पैदा कर रहे हैं। तो हमने मैन हम्म, पावर की प्रॉब्लम खत्म कर दी, और सभी लोगों की एनर्जी बहुत हायर लेवल पे ले जाके हमने उसे अलाइन कर दिया। हम्म, हम्म, तो 140 करोड़ लोग जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, दे विल बिकम द नेशनल एसेट एंड रिसोर्स। हम्म, राइट। तो धन की, अब धन के बारे में बता दें कि जो भी राष्ट्रीय संपदा होगी, इनको अप्रूव करने की एक अथॉरिटी होगी। वो आज के जी आईएएस आईपीएस जैसे दुष्ट लोगों की समिति नहीं होगी। वो जी 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 वो एक वेल ट्रेंड लोग होंगे, जिनके पास आप कोई कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे तो वो उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। जी वो यदि उसमें कमी है तो आपके साथ बैठ के उसमें वैल्यू ऐड करके उसको रिफाइन करके और अच्छा कर देंगे, जी। और फिर उसे अनुमोदित कर देंगे। तो हम्म, जैसे ही अनुमोदित करेंगे, जैसे ज्यूम करिए कि कोई प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, राइट। हम्म, तो हम्म, 1000 करोड़ भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी एडवांस में, अभी खर्च नहीं हुई है, सिर्फ हमने जी। कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया और पैसा पैदा हो गया। पैसा पैसा शुरू हो गया। राइट, पैसा पैदा हो गया, वो जब जो जी जो जी काम करेगा उसको मिलेगा वो। जी जी जी। राइट।
अब जो जी। है, आज जो हम नोट पैदा कर रहे हैं वो कैसा पैदा करते हैं? नोट जो है घटिया पैमाने से पैदा होता। देखो पहले क्या होता था, जितने नोट छपते थे उसके हम्म। बराबर में सोना आरबीआई में रखा जाता था, जी। जिसको स्वर्ण मानक कहते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। अब वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? 100% हो गया। तो अब जो है क्या मानक रह गया है कि भारत सरकार जितने का बजट बनाती है, जितना टैक्स के नाम पर, जितने ऐसे पीएसयू से यहाँ से वहां से भ्रष्टाचार होने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है और हम्म। गैप रह जाता है, उस हम्म। गैप की पूर्ति करने के लिए हम नोट छापते हैं। हम्म। तो आज नोट का जो है कोई अच्छा मानक है क्या? मतलब राष्ट्रीय हाँ। संपदा जिसके हम इक्विवेलेंट हम्म। एक कॉन्क्रीट संपदा पैदा कर रहे हैं, वो एक सुपीरियर मनी है या जो आज का नोट है वो सुपीरियर मनी है? भाई जो कॉन्सेप्ट पैदा कर रहे हैं वो सुपीरियर बनी है। जो संपदा को पैदा कर रहा है, संपदा हाँ, कॉन्क्रीट संपदा है संपदा पैदा हो रही है, बरोबर है। और वो कॉन्क्रीट है, फिजिकल है, कौन जिसे आप फील कर फिर। सकते हैं, जो आपको जो पैसा देगी, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, जो जो इस देश को समृद्ध बना देगी। जी 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 जी। और इन द प्रोसेस जो एक्सपर्ट बनाने के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, उनका क्या होगा? जो हम्म। आपको जो है 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक हम्म। अधिकार, कितने कितने हम्म। बड़े जो है ना शिक्षा के केंद्र खुलेंगे, और वो आज की हम्म। शिक्षा नहीं होगी लॉर्ड मैकाले वाली। हम्म। श्याम जी, आपको मालूम है लॉर्ड मैकाले ने 1882 से लेके 1885 तक 3 साल इस देश के सभी गुरुकुलों का भ्रमण किया, और वो अकेला नहीं गया था, उसके साथ उसका बॉस था जिसको बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। हिज नेम वाज लॉर्ड एडम। तो लॉर्ड एडम। हाँ। हाँ, लॉर्ड हम्म। एडम और लॉर्ड हम्म। मैकाले ने 3 हम्म। साल भारत के हर गुरुकुल पर जो है ना अध्ययन किया, और हम्म। एक 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की। 1780 पेज की रिपोर्ट, हम्म। उसमें बहस हुई कई दिनों, मेरे ख्याल से 5 दिन से ज्यादा बहस हुई, हम्म। और उसमें ये निर्णय लिया कि यदि हमें भारत पे लंबे समय तक जो है ना राज करना है, तो इनका जो शिक्षा है उसको तोड़ना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी सरकार को वो जो है रिपोर्ट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की वो है, वहां से उसकी कॉपी ला के छाप के हमें हर किसी को मालूम होना चाहिए? आपको मालूम पड़ेगा ना कि आपकी शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पे थी। जी 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 जी। जब आपकी साउथ में लिटरेसी 97 से 99% थी, और नॉर्थ में इट वाज 80 to 87%, उस समय इंग्लैंड की लिटरेसी 17% थी, और ये उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसी डेलिब्रेशन में लिखा हुआ है। जब आपके 18 महाविद्यालयों में आपके विश्वविद्यालय थे, वहां पर जो नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, उस समय जो है इंग्लैंड के और यूके के जो विद्यालय थे, वो केवल संडे को चलते थे और घरों के गैराज में चलते थे जी। और वहां केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। आपको नहीं लगता है कि इसके आधार पर हमें सेमिनार्स करना चाहिए? अब मैं एक बात और कहता हूँ, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? वैसे तो अंग्रेजी बोलते हैं, पर अपने वेदों के हिसाब से तो अपन ने किया। नहीं नहीं नहीं, देखो वेदों को अकेला कहोगे तो कोई नहीं मानेगा। मैं इसको कहता हूँ भारती ने किया है, और इसको राइट ब्रदर ने 1903 को में जो है ना जिस हवाई जहाज का निर्माण किया था, जो केवल 120 फीट जाके नीचे गिर के टूट गया था, उसके 8 वर्ष पहले 1885 में जुहू चौपाटी में शिव कुमार दलपते ने हवाई जहाज बनाया था, जो लिक्विड पारा के कॉन्सेप्ट पे चलता था, जो कि 1500 फुट ऊंची ऊंचाई पे गया था, 18 मिनट जो है हवा में रहा था और फिर सुरक्षित नीचे उतरा था। हालांकि उसके एक बार पहले वो क्रैश भी हो चुका था, लेकिन जो दूसरा सफल परीक्षण हुआ उसमें वो 18 मिनट तक ऊपर रहा और सुरक्षित नीचे उतरा। और इसको बनाने में उनका एक मेंटर थे, मिस्टर शास्त्री, वो उनका नाम भूल रहा हूं मैं, मिस्टर शास्त्री है। तो उनके पास जो है आपके, जो आप कह रहे हो, महर्षि भारद्वाज का एक विमान शास्त्र था, जिसमें 8 अध्याय हैं और 3000 श्लोक हैं, और 32 तरीके के विमान बनाने की विधि लिखी हुई है।
आपको नहीं लगता है ऐसे ढेर सारे शास्त्र लिखे गए हैं, उन सबको खोज खोज के हमारा शिक्षा का सिस्टम में आना चाहिए, हमें सिस्टम इंडियन आना चाहिए और एजुकेशन सुधरना चाहिए, नहीं, सुधरना चाहिए। लेकिन ये कौन करेगा? ये सर आपको हमको ही करना पड़ेगा। तो मैं तो आपको बड़ा सरल उपाय दे रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि पूरी आरएसएस जो मैथिली शरण गुप्त कह रहा है, कम से कम हमें बुलाए, हम अपना प्रवचन आप लोगों को सुनाए? मैं एक काम कर रहा हूँ, जी आप कब समय देंगे मुझे? 2-3 दिन बाद, 1 आध दिन बाद? क्योंकि आज तो मैं इंदौर में हूँ। मैं जो है बिजी हूँ, कल तक, परसों मैं आपको समय दे सकता हूँ। अपन बैठते हैं, और जो मेरे जो लोग हैं आरएसएस में या जैसा जो मैं काम कर रहा हूँ, देखो मेरा निवेदन दूसरा है। देखिए, आरएसएस की ढेर सारी ब्रांचेज हैं और वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पे डेडिकेटेड हैं। और हमारे 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार में आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, उन सब के सब्जेक्ट हमारे पास उसमें है। मैं ये चाहता हूं कि क्या उन संस्थाओं को इन्वॉल्व किया जा सकता है जिससे वो हमारे कॉन्सेप्ट को में टास्क फोर्स बन के उसे रिफाइन करने लगे। सरकार जब उतरेगा तब उतरेगा, नहीं अपन इस विषय में बात करते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जब हम उसे जमीन पे उतारेंगे नहीं उतारेंगे वो अपन बाद में बात कर लेंगे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो शाखा है उसको ही हम मैथिली शरण गुप्त का टास्क फोर्स कर देते हैं, राइट? और ये निर्देश टॉप से आना पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो देखिए एक डिसिप्लिन शाखा है, वो मैथिली शरण गुप्त को क्यों भाव देगी? वो तो सर नहीं देखिए, मैं आपकी सीमाएं जानता हूं। मैं ये चाहता हूं क्या ये कॉन्सेप्ट और ये बातचीत अपन करके ये तय करें, जरूरत पड़े तो हम नागपुर चले, मोहन भागवत जी से मिलें, क्या दिक्कत है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, क्योंकि यदि वो मुझे सुन लेंगे और वो जो है ना अपने विभिन्न संस्थाओं को कहेंगे भैया इसमें तुम जो है ना इस विषय पे काम करो, तुम इस विषय पे काम करो, तुम और जो आप कर रहे हो वो करते रहो, दिस इज एडिशनलिटी। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि आप अच्छे भारत का संकल्प लो और 4 सरल उपाय के तहत हम जो है ना लोगों को जोड़ देंगे। देखिए आज की राजनीतिक दुष्ट व्यवस्था इतनी दुष्ट हो चुकी है, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी, भाजपा को भी उससे पृथक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की दुष्ट राजनीति में वो सर्वाइव ही नहीं करेगी यदि उससे हटके चलेगी तो, ठीक है ना? आज ये बताओ, क्या आज की राजनीति ने हमको अच्छे राजनेता दिए हैं क्या? छोड़ दो अच्छा भारत को, अरे एक से एक बड़े चोर है साले। हाँ श्याम जी, मेरा इसमें दूसरी बात कहना है। मेरा ये कहना है कि आज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, सभी पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीतिक कंसिडरेशन के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनती है। आप इस बात से सहमत हैं? 100%। हाँ। चलिए, इसके बाद हमारे बहुत सारे पत्रकार और आप लोग पार्टी वाले लोग भी अंदर बैठ के चर्चा करते हैं विनेबिलिटी। जो कंसिडरेशन में लोग आ रहे हैं इनमें से विनेबल कौन है, जो विनेबल होगा उसे टिकट देंगे। और विनेबिलिटी में क्या देखते हैं कि दुष्ट है तो विनेबल है, शरीफ आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता है, राइट? ना। तो शरीफ आदमी कुछ कर नहीं सकता है तो भैया दुष्ट को चुनो। फिर दूसरा कंसिडरेशन क्या है? अपराधी है, बाहुबली है, गुंडा है, मवाली है, तो ये लोगों को डरा धमका के अपने हथकंडे अपना कर कैसे न कैसे जीत जाएगा। तो गुंडा, अपराधी, मवाली, बाहुबली, ये सब जो है विनेबल है। फिर तीसरा जो कोई धनबली है तो वो विनेबल है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के तहत अपन ने राजनीतिक उम्मीदवारों को चुना। माना आपने कि नहीं माना? माना वो तरीका ही वही है। अच्छा, अब जो है जीतने के हथकंडे भी अपन जरा चर्चा कर लें। तो क्या हर राजनीतिक पार्टी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे जिनके पास है संसाधन है वही जीत रहे हैं और वही कर रहे हैं सब कुछ। नहीं, वो कैसे हथकंडे अपना रहे हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। पहला हथकंडा है फ्री भी बांटो, और फ्री भी दो चाहे ना दो, आश्वासन दे दो कि सिलेंडर 300 का दे देंगे, 400 का दे देंगे, फिर चाहे दें चाहे ना दें। नहीं, मेरा थोड़ा सा अलग मामला है। एक मिनट, मुझे पूरी बात कह लेने दो, फिर आप बताएं कि हमारा मतभिन्नता अपन उसमें भी बात करेंगे। क्योंकि ये ठीक नहीं है कि मैं कहूं मैं जो कह रहा हूं वही सही है, नहीं। मतलब हमारा परसेप्शन से आपका परसेप्शन भिन्न हो सकता है।
और हमें अपना परसेप्शन कह के और आपस में बात करके यदि आपके परसेप्शन से कोई एडिशनल चीज जो अभी तक हमें नहीं मालूम है, यदि जी हम जी उसे अपने कॉन्सेप्ट नोट में जोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है ना। जी जी जी। तो मेरा ये मानना है कि जैसे फ्री भी बांटना एक तरीका है, हम्म दारू बांटना दूसरा तरीका है, हम्म रुपए बांटना तीसरा तरीका है, साड़ी हम्म और बाकी चीजें प्रेशर कुकर से लेके जो जो भी बांटना है उसको बांटना वो तरीका चौथा है। तरीका है, बरोबर है। इन सब तरीकों को अपनाकर गरीबों के वोट को खरीदते हैं। हम्म और सो कॉल अमीर और सो कॉल एक्सपर्ट, सो कॉल विद्वान, ये साले दुष्ट जो है ना वोट देने भी नहीं जाते हैं। हम्म तो जो गरीब है उसी के वोट से सरकार बनती है, उसी के से जो है ना उसी एमएलए, का कॉन्सेप्ट सब कुछ है। उसी से एमएलए एमपी बनते हैं हम्म। और उनके वोट खरीदे जा रहे हैं। हम्म और जो भी एमएलए एमपी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी जिनके भी वोट हम्म से जीत रही है खरीद कर, उन्हें हम्म। रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। हाँ, उनका कोई वो नहीं है, वो वो कोई रोल रिप्रेजेंट मॉडल नहीं वो है। हाँ। रिप्रेजेंट कर रही है पार्टी को, जिसकी पार्टी विप से वो बंधा है, जिसके हम्म हाई कमांड के पार्टी विप के सामने उसकी बत्ती बंद है। अब देखो, मैं भाजपा की ही बात लेता हूँ। नूपुर शर्मा को उस इंटरव्यू में बहुत प्रवोक किया गया और कि वो ये बात बोले। उस प्रवोकन में उसने अपने मन से कोई बात नहीं कही, केवल वही बात कही जो इनके हदीसों में लिखी हुई है। हाँ 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 हाँ। राइट, मतलब उसने अपना ज्ञान नहीं बघारा। अपना ज्ञान कुछ भी नहीं था उसका, बरोबर है। तो बताओ भाजपा कितनी दुष्ट है कि उसने उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया। अरे वो तो मैं इस नहीं बारे नहीं, में कुछ मतलब ये हाँ। तो बात नहीं नहीं, बिल्कुल कहेंगे, हम अपने को भी गाली देंगे, यदि कुछ गलती हुई तो गाली देंगे, हाँ। क्योंकि तभी तो हम निष्पक्ष कहलाएंगे। हम्म तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके से राजनेता बन रहे हैं तो जिस कंसिडरेशन से और जिस पैदाइश से हैं वो उसी की बात करेंगे। यदि हम किसी जाति की बात है तो जाति की ही बात करेंगे ना, हम तो जाति में विष फैला के जो है ना अपने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करेंगे। आपने देखा होगा, मेरे मेरे जितने भी ब्लॉग्स होते हैं हाँ हाँ। उसके अंदर जो बात होती है वो स्पष्ट होती है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। श्याम वर्मा जी, मैं बहुत अलग बात कह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। हम अपनी बात कहें या हम समृद्ध भारत पैदा करते हैं। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम 4 सरल उपाय के तहत 9 दिन में 100 करोड़ होकर इस सब चीज को बदल देंगे। अरे अपन कर सकते हैं। ये राजनेता जो है इतने तुच्छ प्राणी हैं कि जो इनको 5000 वोट की ताकत रखता है ये उनके चरणों में बैठने के लिए तैयार है। ये राम रहीम के चरणों में बैठने के लिए तैयार है, चाहे वो गुंडा हो किसी के चाहे भी। जी बरोबर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो वो तो आसाराम जैसे लोगों के चरणों में बैठे हुए हैं। हाँ, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आसाराम ने कुछ ज्यादा किया नहीं है, उसे फंसाया गया, आई डोंट नो, जो भी है। हाँ, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। मतलब मैंने तो बहुत सारे लोगों से चर्चा की कि वो चूंकि राजीव दीक्षित जी को प्रमोट कर रहे थे, राक्षित जी को बुलाया और वो उसमें जा रहे थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के विरोध में जा रहा था। तो राजीव दीक्षित को भी तो निपटाया, राजीव दीक्षित को तो बिस दे दिया। हाँ, मतलब नीला पड़ गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मैं सर आपको एक 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, बहुत जरूरी। 1 सेकंड में इस वार्तालाप को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, 1 मिनट में उसको लॉजिकली हम उसको समाप्त करते हैं। एक तो मैं निवेदन ये करता हूँ कि आपको मालूम ही है, आप हमारी बात सुनते रहते हैं, तो हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और जो अभी हम बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्डेड है। और हम में इतना गट्स होना चाहिए कि हम चाहे अच्छा भारत पैदा ना कर पाए, कम से कम खरी खरी बात कहने की और उस रणनीति बात कहने की ताकत रखते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो और हम हर मंच पर बोल सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग बैठ के रणनीति तय कर लें, क्योंकि 4 सरल उपाय के तहत हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर भाजपा समेत सभी लोग हमारे चरणों में होंगे। अपन परसों बैठ रहे हैं सर, पक्का। चलो, तो आप राष्ट्र के नाम को संदेश तो दे दो भाई, हम बिना इसके बंद नहीं करते कम्युनिकेशन, तो आपको राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ेगा। सर, राष्ट्र के नाम संदेश सिर्फ एक ही है जी, समृद्ध भारत बनाना है। नहीं, केवल समृद्ध भारत नहीं बनाना है और क्राइम मुक्त बनाना है, क्राइम फ्री, करप्शन फ्री, प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए, नियम कानून को जो है ना दुरुस्त करते हुए, और एक इसमें मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा, मुसलमान मुक्त भारत बनाना है। देखो मैं आपको बताऊं, हम लोग दुष्ट हैं, मुसलमान तो देखो जस्ट ए मिनट, ये बताओ, जब जो है मुसलमानों ने ये निर्णय लिया था कि उन्हें दूसरा देश चाहिए, तो उन्हें आपने क्यों रोका? ये गांधी की मेहरबानी है। एक मिनट, फिर आपने 55 जो है कानून देश के संविधान के विरुद्ध बनाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी एक छोटा सा स्लॉट मिला था टाइम का
जब जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी थी, तो एक कागज में उन 55 एक्ट का नाम लिख के रेजोल्यूशन कि इन सभी को रिपील किया जाता है, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, क्या दिक्कत थी? आप ये बताइए, अभी आप 44 संशोधन के साथ वक्फ बोर्ड एक्ट लेके आए हैं। वक्फ बोर्ड इट इज ए एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जो है ना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चाहे किसी ने भी बनाई हो, कंटिन्यू तो आप भी कर रहे हो ना। वो तो मजबूरी हो गई ना, मजबूरी हो गई। कोई मजबूरी नहीं है यार, कोई मजबूरी नहीं है। आप लोगों को जाति धर्म का और संप्रदाय के जो ना ऊपर ले जाके उन्हें अच्छा भारत दो ना। हर किसी को अच्छा भारत चाहिए, हर किसी को रोजगार चाहिए, हर किसी को शिक्षा चाहिए, हर किसी को स्वास्थ्य चाहिए, हर किसी को भोजन चाहिए, हर किसी को समृद्धि चाहिए, हर किसी को खुशहाली चाहिए। ये उसको जो है ना जाति और धर्म से नहीं मिल रही है। तो एक बार आप उसको दिखा सकें कि हम ये सब चीज दे रहे हैं, और इसके लिए भारत सरकार के खजाने पर यदि एक पैसा यदि खर्च नहीं आ रहा है, और फिर यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं, तो मेरी नजरों में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री दुष्ट हैं और देशद्रोही हैं। बरोबर है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं क्षमा चाह रहा हूँ, मेरा बहुत जरूरी फोन आ रहा है। चलिए बाद में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।